Hello dear students, welcome to the class and welcome to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT Virtual Classroom देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट को, कक्षा 11 भौतिकी विज्ञान को। अपने प्रीवियस क्लासेस में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, यानी अदिश और सदिश। अदिश के बारे में हम लोग ये जान चुके हैं कि अदिशों का हमारे पास जो भी ऑपरेशंस होंगे, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी जोड़ घटाना गुणा भाग होगा, वो तो हम सभी जानते हैं। वो बेसिक जो अरिथमेटिक होती है, बेसिक जो अंकगणित होती है, उसके हिसाब से हम उसको कर लेंगे। लेकिन जो वेक्टर्स हैं, जो सदिश राशियां हैं, उनके योग के लिए या फिर उनके अंतर के लिए या फिर उनके गुणा के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक नियम हमको फॉलो करने होते हैं। उनको हम अब सीखने समझने की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो जो वेक्टर्स हैं यानी जो सदिश राशियां हैं, उसमें जो गणित की संक्रियाएं हैं, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं, उनको हम अब देख रहे हैं। तो उसके लिए हमको कुछ नियम देखने, कुछ नियम सीखने। नई चीज है तो कुछ नियमों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। जब आप इन चीजों को सीख जाएंगे तो मैं करता हूं कि आपका जो वेक्टर्स यानी सदिश के ऊपर जो कमांड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सो आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए अपना ध्यान अपने स्क्रीन पर बनाकर रखिए, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, एक सदिश को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए उसके ऊपर। तो जो रिप्रेजेंटेशन है यानी निरूपण सदिश का, वो कुछ इस प्रकार से होता था कि अगर मैं एक सदिश ए लिख रहा हूं, तो उसके पास दो चीजें होंगी। एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, डायरेक्शन यानी दिशा। इस सदिश को मैं कैसे लिखूंगा? हमने बात की थी कि एक एरो के द्वारा, एक तीर के द्वारा हम लोग इसको दिखाने का काम करते हैं। तो सपोज ये एक वेक्टर है, एक सदिश है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है वेक्टर ए। तो जितनी इसकी लंबाई है, इस एरो की जो लंबाई है, वो इसका मैग्नीट्यूड है, और जो इसके डायरेक्शन, जिस दिशा में जो तीर जा रहा है, वो इसकी डायरेक्शन दिशा है। समझ में आया? ऐसे ही अगर एक और वेक्टर मैं बोलूं बी, तो बी के पास भी अपनी कोई दिशा होगी, है ना? बी के पास भी अपनी कोई दिशा होगी, अपना कोई परिमाण होगा। तो सपोज बी वेक्टर जो है वो कुछ इस प्रकार से है। ये रहा हमारा बी वेक्टर। इसकी जो लंबाई है वो इसका परिमाण है, और जो इसके जिस दिशा में इसका जो एरो है, जिस दिशा में इसका तीर है, वो इसकी दिशा को निरूपित कर रहा है। अब हमें बात करनी है कि इन सदिशों का योग किस प्रकार से हो, इन सदिशों को जोड़ें किस प्रकार से, इन सदिशों का योग किस प्रकार से हो, यानी ऐड हम इनको किस प्रकार से करें। सो हमने जब सदिश पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने ये देखा था कि एक सदिश को मैं उसकी पोजीशन से उठा करके पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं। तो मैं इसको यहां से उठा करके ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं। शर्त यह है कि इसकी डायरेक्शन में कोई परिवर्तन मुझे नहीं होने देना है, इसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन मुझे नहीं होने देना है। मैं इसको उठा करके ठीक इसके पैरेलली आगे पीछे ऊपर नीचे खिसका सकता हूं। तो अब बी वेक्टर कहां आ गया? अब बी वेक्टर आ गया है यहां पर। तो जो एडिशन ऑफ वेक्टर है, अब हम उसको देखेंगे कि दो सदिशों का योग किस प्रकार से करते हैं। और इसमें हम सबसे पहला नियम देखने वाले हैं कि जो ट्रायंगल यानी कि जो ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज नियम होता है, वो किस प्रकार से काम करता है। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ सदिश या सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। मैंने आपको बताया था कि योग करने के लिए, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास सर्टेन लॉज हैं, कुछ नियम हैं, जिसमें सबसे पहला हमने पढ़ना है त्रिभुज नियम, सेकंड हमने पढ़ना है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, और थर्ड हमने पढ़ना है पॉलीगन लॉ। थर्ड हमने पढ़ना है पॉलीगन लॉ। तो पहला और जो दूसरा नियम है ये स्टैंड करेगा जब हमारे पास दो सदिश होंगे। जब दो या दो से अधिक सदिश हो जाएंगे तो उनको जोड़ने के लिए हम पॉलीगन लॉ यानी बहुभुज नियम का प्रयोग करेंगे। तो हम अभी फिलहाल पहला नियम सीख रहे हैं, ठीक है, जो कि बेसिक लॉ है। इसे सीख गए तो आगे की कहानी आपको काफी हद तक समझ में आने वाली है। तो हम लोग सीख रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमको इसको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहला पॉइंट अगर आपको बताया जाए कि सदिशों के योग में, जो नोट डाउन करने के लिए है वो ये है कि दो सदिशों का अगर मैं योग करूं तो जो आंसर आएगा वो भी एक सदिश होगा। दो सदिशों का योग एक सदिश होता है, यानी कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर। दो सदिशों का योग एक सदिश होता है अपने आप में, ठीक है। और इसको मैं किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं, अगर एक सदिश हमारे पास A है, एक सदिश B है, जब मैं इसे जोड़ूंगा तो एक नया सदिश बनेगा जिसे हम वेक्टर R लिखते हैं। मतलब क्यों लिखते हैं ये नहीं पता, बस लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, आर लिखने पर फोकस मत करो, बस ये ध्यान रखो कि हम आर का क्या मतलब होता है। यहाँ पर आर का मतलब होता है रिजल्टेंट वेक्टर। आर का मतलब होता है रिजल्टेंट या फिर परिणामी। तो आर क्या है यहाँ पर? परिणामी सदिश आर को हम बोलते हैं परिणामी सदिश। सी भी हो सकता था, डी भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस हमें कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। आर लिखते हैं तो आर लिखते हैं। परिणामी सदिश है, यानी इसके पास अपनी दिशा भी होगी और अपना मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है ना। तो दो सदिशों का योग, एक परिणामी जो होता है उसका, वो भी एक सदिश होता है। ये बात हमने यहां से सीखी। अब आता है हमारे पास त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ का एक अच्छा खासा स्टेटमेंट है, पहले मैं स्टेटमेंट यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, और फिर उसको एक्सप्लेन हम करेंगे। तो ट्रायंगल लॉ का जो स्टेटमेंट है आप लोग मेरे साथ लिखिए उसे, मेरे साथ साथ स्टेटमेंट को लिखिए, क्योंकि एक अच्छा खासा स्टेटमेंट है। पहले इसे लिखिए, समझिए, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश आपको करता हूं। तो जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से जाता है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, इसको अभी कन्वर्ट भी करूंगा, हिंदी में भी समझाऊंगा। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, if two vectors are represented by two sides of a triangle in magnitude and direction taken in same order, taken in same order, then the resultant, then the resultant given by the third side of the triangle in magnitude and direction
टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अगर दो सदिशों का मुझे त्रिभुज नियम अप्लाई करना है, दो सदिशों को मुझे ऐड करना है त्रिभुज नियम से, तो वहां पर के लिए हमारे पास जो शर्त है, जो कहानी है, वो ये है कि एक ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है भाई? एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है। ट्रायंगल बना लेता हूं यहां पर, ठीक है। एक ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है। अभी हमारे पास कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ये देखिए, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है। ये वाला जो ट्रायंगल है, जो मैंने अभी बनाया है, इस पर मैं, इसके हिसाब से मैं क्या करता हूं, इस पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं मैं ट्रायंगल लॉ को। जरा ध्यान से समझना। अगर जो सदिश मुझे ऐड करने हैं, जो दो सदिश मुझे ऐड करने हैं, जो दो वेक्टर मुझे ऐड करने हैं, इफ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर मैं उनको ट्रायंगल त्रिभुज की दो भुजाओं से निरूपित करूं, दो भुजाओं से निरूपित करूं, तो इसको, ये जो नीचे मैंने दो वेक्टर्स बनाए हैं ना, इसको मैं ऐसे इस त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित कर रहा हूं। समझ पा रहे हैं? ठीक है। एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई। देख पा रहे होंगे? तो मैंने इस त्रिभुज की दो भुजाओं को दो सदिशों से निरूपित कर दिया है। जिन सदिशों को मुझे ऐड करना है, जिन वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, उन दोनों सदिशों को मैंने इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं पर रख दिया है। उसके बाद क्या कहानी कही जा रही है? इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर। इस बात का क्या मतलब है कि अगर मैं एक सदिश ऐसे ले रहा हूं, तो दूसरा सदिश इसके बाद ऐसे आना चाहिए। अगर एक सदिश ऐसे, तो ऐसे, मतलब ऑर्डर ऐसे चल रहा है, ऐसे से ऐसे चल रहा है ऑर्डर। समझ रहे हो? ऐसे नहीं होगा कि एक सदिश मैं ऐसे लूंगा और दूसरा सदिश मैं ऐसे लूंगा, नहीं। ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। समझ में आई है बात? ठीक है। तो मैंने क्या किया, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंड इनका मैग्नीट्यूड हमने उस पर ले लिया, एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर। जो त्रिभुज की दोनों भुजाएं हैं, वो इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड यानी परिणामी को निरूपित कर रही हैं, और इसकी जो डायरेक्शन है, दोनों वेक्टर्स की, दोनों सदिशों की जो मैंने दिशाएं ली हैं, वो सेम ऑर्डर में ली हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई? इससे आगे की कहानी कही जा रही है, देन द रिजल्टेंट, यानी जो परिणामी होगा, जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वो कैसे दिया जाएगा? वो तीसरी जो भुजा बच गई है ट्रायंगल की, उसके द्वारा दिया जाएगा। मतलब ये जो थर्ड साइड है ना, ये इसका परिणामी होगा। जो थर्ड साइड है, ये इसका परिणामी होगा। बस इसमें हमको क्या बात ध्यान रखनी है? इसमें हमको एक बात ध्यान रखनी है कि मैग्नीट्यूड तो उसका तीसरी भुजा के बराबर, यानी परिणाम तो तीसरी भुजा के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, डायरेक्शन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का मतलब मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं इस ट्रायंगल को यहां से गायब करता हूं। तो अब तक हमने जो बात करी, उसके अनुसार हमारे पास निष्कर्ष ये पहुंचा कि ए और बी अगर ये दोनों वेक्टर्स हैं, तो इसका परिणामी ये वाला वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर होगा। समझ रहे हो? लेकिन एक मिनट, ये वाला वेक्टर होगा। कैसे? हम ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर यहां से घूम करके फिर हम कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे। मतलब डायरेक्शन हमारी क्या रहनी चाहिए? ऑर्डर, जो क्रम होगा डायरेक्शन का, वो कुछ इस प्रकार से रहना चाहिए। बट ध्यान दीजिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लास्ट लाइन में एक बात लिखी हुई है, डायरेक्शन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। हमको उल्टा क्रम लेना है। मतलब अभी जो ऑर्डर बन रहा है ना, उसको फॉलो नहीं करना है, उसका उल्टा। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो इसकी डायरेक्शन ऐसे आ रही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे होगी। तो मतलब कि हमको जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा, वो हमको कुछ इस डायरेक्शन में मिलने वाला है। आ रही है बात समझ में? ये है हमारे पास सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जो येलो वाली लाइन है, ये हमको रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर आर को, जो कि रिजल्टेंट है किसका? ए और बी के योग का। समझ में आया? दो सदिशों का योग क्या होता है? एक सदिश राशि होती है आर, तो ए और बी को जोड़ करके जो सदिश बनेगा, वो आर सदिश बनेगा। इसका परिणामी जो होगा, ये जो भुजा दिख रही है आपको त्रिभुज की, अगर मैं इसको नाम
दे देता हूं सपोज पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर की जो भुजा पी आर है उसकी जो लंबाई है वो मैग्नीट्यूड होगा हमारा इस परिणामी सदिश का। आई होप समझ में आ रही होगी बात। तो जो पी आर की लंबाई है वो परिणामी सदिश को परिणामी सदिश जो है उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही होगी। यानी जो आर का मैग्नीट्यूड होगा या जो परिमाण होगा उसका वो कितना होगा, पी आर की लंबाई के बराबर होगा। ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड को मैंने बताया था आपको कैसे भी लिखते हैं। एक और तरीका होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड लिखने का। ये सदिश आर है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसके अगल बगल मॉड लगा दो तो किसके बराबर होगा, ये पी आर के बराबर होगा। तो परिणामी सदिश आर का जो मैग्नीट्यूड होगा त्रिभुज की इस भुजा के बराबर होगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो सदिशों के योग का जो त्रिभुज नियम है वो कुछ इस प्रकार से चलता है और इस प्रकार से फॉलो होता है। समझ में आई है बात। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको प्रूफ करने का काम करेंगे, इसको हम लोग डिराइव करने का काम करेंगे। अभी यहाँ पर फिलहाल एक और चीज है कि जो परिणामी सदिश आर है उसको हम ऐसे भी निरूपित करते हैं। यहाँ पर अगर मैं ये वाला एंगल अल्फा ले लूं तो हम ये भी बोलते हैं कि जो ये परिणामी सदिश आर है ये ए सदिश से अल्फा कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, बट वो बात की बात है, जब हम लोग मेजर करेंगे उस टाइम आपको समझा दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पर जो बी सदिश है वो जो है कितने एंगल पर है वो भी हम लोग यहाँ पर मेजर करते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो जो ए सदिश का जो कोण है, सॉरी बी सदिश का जो एंगल है वो हम लोग ऐसे मेजर करते हैं। सपोज अगर आपसे बोला कि बी सदिश जो है 30 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री के एंगल पे है, 30 डिग्री के एंगल पे है, तो वो 30 डिग्री का एंगल ये वाला होगा। इस बात को ध्यान रखना, 30 डिग्री का एंगल यानी 30 डिग्री का कोण कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। तो इन सारी चीजों की जरूरत हमको पड़ने वाली है न्यूमेरिकल्स में। फिलहाल ये था आप हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको एक बार दोबारा से देख लें। ठीक है, और इसके बाद जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर ये चीजें तो आप भूल जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से निरूपित करूं और जो क्रम लूं वो एक ही लूं, जो दिशाओं का जो क्रम होगा अगर वो सेम होगा, मतलब ये ऐसी दिशा में मैंने ली तो ये ऐसी दिशा में मैं लूंगा। अगर इसको मैंने ऐसी डायरेक्शन में लिया, इसको मैंने ऐसी डायरेक्शन में लिया और इसको मैंने ऐसी डायरेक्शन में ले लिया, तो जो ऑर्डर है, जो क्रम है दिशाओं का, वो बिगड़ गया। तो पहली चीज हमें ध्यान देनी है कि जब मैं दोनों सदिशों को लूंगा उनकी दिशाओं का जो क्रम है वो एक ही होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। देन द रिजल्टेंट, तब परिणामी की बात आएगी। तो जो तीसरी भुजा हमारी बनेगी वो परिणामी होगा। बस उसमें हमको ध्यान ये देना है कि जो ऑर्डर होगा दिशा का, जो दिशा के लिए जो दिशा का क्रम होगा वो ऑपोजिट होगा, यानी वो विपरीत होगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो परिणामी सदिश है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग अब डेरिवेशन करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। सो इतनी बातें हैं रिलेटेड टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन करेंगे। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सदिश ए व बी का परिणामी सदिश। तो जो डायग्राम हमने फॉलो किया है उसको हम एक बार फिर से बना लेते हैं। ठीक है, इस टाइम मैं डायग्राम को जो है एक सिंपल ट्राइंगल के फॉर्म में बना रहा हूं। तो सपोज इस प्रकार से हमारे पास तीनों वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये जो है सदिश ए है, ये सदिश बी है और ये सदिश हमारा सी है या आर है। यहां पर हमें एक काम करना है, यहां पर हमें इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये प्रूफ के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। सो इसको मैं नाम दे देता हूं कुछ इसकी भुजाओं को, ट्रायंगल की जो साइड्स हैं। ये ट्रायंगल है पी क्यू आर और ये पॉइंट है ओ। यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यानी लंब खींचा है। तो जो आर ओ है वो पी क्यू पर एक लंब की भांति कार्य कर रहा है, ठीक है। वो क्या है, पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं जो बातें आपको आज बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी। सदिशों से रिलेटेड सारी बातों को हम लोग इतना ही स्लो स्पीड से सीखेंगे और हमारा काम ये रहेगा, हमारा जो फोकस रहेगा इस बात पर रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके समझ में आ पाएँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है इट इज़ वन ऑफ द वेरी बेसिक टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ फिजिक्स। जो आप आगे की क्लासेस में फिजिक्स पढ़ेंगे उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।